सर बी। 4 आयंस बनेंगे। इसके 4 आयंस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे बताओ? NH3। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएशन में जाता है क्या? हाँ, CONH3। अरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएशन में जाता है। सर सी। और दिशा है क्या? नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी डिसोसिएशन में नहीं जाता, ये इसकी एक खुद की आइडेंटिटी रहती है। जैसे क्लोरीन में जाता है, क्लोरीन बाहर जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड सेकंड वन क्लोरीन, दो ही आयंस बनते हैं। आई की वैल्यू 2 होनी चाहिए। कैलकुलेशन करने की भी वैसे जरूरत नहीं है, अगर करना भी है डेल्टा टी इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, कुछ भी करके देख लो आई की वैल्यू 2 ही आएगी, 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकती। और यहाँ पे ऑप्शंस में फ्रैक्शन है ही नहीं, तो आई का कैलकुलेशन करना भी कुछ जरूरी है ही नहीं। करना चाहते हो फिर भी तो कर सकते हो। डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है ये वाली, तो कर ही दो, आपको एक आइडिया तो आ जाए। कैलकुलेटर यूज करो फास्ट। डेल्टा टी एफ 0.00732 डिवाइडेड बाय के एफ की वैल्यू कितनी दी है 1.86। आई के लिए लिखना है ना, हाँ, इंटू एम मोलरिटी 0.002। करो फास्ट, कितना आता है बताओ? सर 2 आता है 1.96। खत्म बात, करने की भी जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने चिल्ला के बताया ना यहाँ पे, यार ये कॉम्प्लेक्स जाता ही नहीं है यहाँ। ये डिसोसिएट होता ही नहीं। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। 0.5 मोलार aqueous solution of weak acid HX is 20% ionized। तो यहाँ पे अभी अल्फा की वैल्यू दी है उन्होंने। इफ KF of water is 1.86, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट। द लोअरिंग ऑफ वेपर, सॉरी, द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा TF उन्होंने पूछा है कितना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम पे वैल्यू राउंड फिगर में नहीं है। ओके, तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगी। बताओ क्या करना है, क्या करें? सॉल्व करके दे दूं? थोड़ा सोच के देखो तो क्या करना पड़ेगा ताकि इसको हम सॉल्व कर पाए। वीक एसिड दिया है, इसकी मोलरिटी दी है, हमें निकालना है लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कितना लोअरिंग होता है वो हमें पूछा गया है, मतलब डेल्टा TF पूछा गया है। एंड डेल्टा TF के लिए फॉर्मूला तो के एफ इंटू एम है। ओके, के एफ इंटू एम है। अब के एफ की वैल्यू, अच्छा, के एफ इंटू एम इंटू आई है, आई भूलना नहीं चाहिए। तो के एफ की वैल्यू उन्होंने दी है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली 1.86। एम की वैल्यू दी है, ओके, ये भी प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम है आई की वैल्यू, और उन्होंने आई की वैल्यू नहीं दी क्योंकि उन्होंने वीक एसिड का है और जो कि डिसोसिएट पूरा होता नहीं है। ओके, तो अब कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मुझे? सर आई का वैल्यू हम लोग परसेंटेज में ले सकते हैं। तो परसेंटेज में तो कैसे लोगे, लेकिन जो अभी दिया है ना आपको, वो अल्फा की वैल्यू दी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। 20% डिसोसिएट होता है ऐसे उन्होंने कहा, उन्होंने आई की वैल्यू नहीं दी ना तो वो। सर 0.5 का 20% निकाल ले तो
तो उससे क्या मिलेगा हमें? 0.5 का 20% मतलब ऐसे आयंस मिलेंगे जो डिसोसिएशन में चले गए। चलो ठीक, हाँ, तो सर सपोज उससे आई का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? चलो मैं बताता हूँ, देखो 0.5 का 20% देखो तो कितना आता है? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय सर 20 0.1। डिवाइडेड बाय 100, 0.1। तो अल्फा की वैल्यू 0.1 होगी क्या? सॉरी, अल्फा नहीं, आई की वैल्यू बोल रहे हो ना, 0.1। हाँ नहीं, कैसे होगी? अच्छा, यहाँ पे मुझे बताओ, ये आई की वैल्यू सिर्फ ये आपने डायरेक्ट ये निकाला ना, 20% चला गया, ठीक है। हम्म लेकिन बने तो दो कंपाउंड्स ना, एक एच बना और एक एक्स बना। हाँ। तो ये फिर दो बार सर ऐड बट करना। बनने के लिए वो पूरे डिसोशिएट थोड़ी हुए जो अलग अलग बने वो। लेकिन जो भी बनेंगे वो तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे ना। मैं ये मानता हूँ यहाँ पे 0.5 में से 0.1 ही यहाँ पे चले गए। इसका ये मतलब है ना, 0.1 यहाँ पे चले गए, ओके। लेकिन जो भी हाँ चले गए वो दो कंपोनेंट में चले गए ना, यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0.1। तो मैं इसको 0.1 प्लस 0.1 मुझे कहना पड़ेगा ना। सर हाँ, बोलो। एच एक्स दिया है तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं ना। इक्विलिब्रियम ही यूज करना, करेक्ट। इक्विलिब्रियम ही यूज करना। देखो फॉर्मूला देखो, हमें दिया है एच एक्स गिव्स अस एच प्लस प्लस एक्स माइनस, ओके। अब कंसिडर करेंगे, ये देखो ये 20% के हिसाब से, ओके, परसेंटेज के हिसाब से। तो मैं इसको 100 भी कंसिडर कर सकता हूँ या मतलब, अच्छा मैं परसेंटेज का मैं सिंपली ले लूँ तो भी कन्वर्जन कर सकता हूँ। देखो ये परसेंटेज है, तो देखो ये अगर 100 होगा तो यहाँ पे ये कितने बने इसके? इनिशियली ये 0 0, इक्विलिब्रियम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली ये 100 है, ये 0 0। एट इक्विलिब्रियम ये कितने होंगे? कोई बताएगा मुझे? 80। 80 होंगे ना। तो मैं इसको अभी देखो, अभी आपको 20% मालूम है इसलिए आप 80 बोल रहे हो। ये आप ऐसे बोलोगे 80 प्लस ये 20 और ये 20, आप ऐसे बोलोगे फिलहाल के लिए, राइट। तो अगर 80 नहीं होता तो 100 माइनस अल्फा ही लिखते हैं ना। हाँ, तो यस, मुझे करना क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ कि इसको आप ऐसे लिखो। जब भी आपको लिखना है ना, तो 100 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और यहाँ पे भी प्लस अल्फा। समझ में आ गया ये? ठीक है, समझा कि नहीं यहाँ तक? अल्फा। हाँ लेकिन सर। यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने ये परसेंटेज में लिया है और हमें कभी आई की वैल्यू परसेंटेज में नहीं चाहिए। हमें आई की वैल्यू कभी परसेंटेज में नहीं चाहिए। अल्फा को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, याद है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, ओके। तो हमें ये परसेंटेज में नहीं चाहिए। ताकि मैं पहले भी आपको बता सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिर आपको सर आपने वो नहीं क्यों लिया, ये फ्रैक्शन में कैसे किया। सो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो ये इक्विलिब्रियम है। इनिशियल क्वांटिटी में इसकी 1 लूंगा, इसकी 0 लूंगा, इसकी 0 लूंगा, ओके। और ये अल्फा की वैल्यू जो कि 20% है, अगर मैं परसेंटेज निकाल दूं तो डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.2। तो एट इक्विलिब्रियम मैं इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा। आई का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट है। फिलहाल के लिए मेरे सॉल्यूशंस में ये सारे आयंस प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस अल्फा भी प्रेजेंट है, प्लस अल्फा प्रेजेंट है, प्लस अल्फा प्रेजेंट है। तो ओवरऑल आई मतलब कितने अल्फा प्रेजेंट है, तो 1 प्लस अल्फा प्रेजेंट है, बस। ये दोनों में कैंसिल कर दिए, राइट। अल्फा की वैल्यू क्या है? परसेंटेज में नहीं लेना चाहता हूँ, परसेंटेज लॉजिकल नहीं है, ठीक है। 0.2। 0.2, तो 1 प्लस 0.2 ये मेरे आई की वैल्यू हो जाएगी, विच इज नथिंग बट 1.2। ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, बाकी वैल्यू आपके पास है 1.86। सर फिर भी बोलो बोलो। आंसर तो सर मल्टीप्लाई करके मतलब के एफ और एम की वैल्यू निकाल के ही आएगा ना, जो कि मैच नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे समझा नहीं, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक मिनट सर। सर अगर ऐसे मल्टीप्लाई किया सर तो भी आंसर 0.93 आता है।
क्या मल्टीप्लाई किया मुझे समझ नहीं आया। अब क्या मल्टीप्लाई करें? हो गया सर, हो गया आ गया आंसर। ओके, कौन सर सा? मैंने मतलब वन आई का वैल्यू सिर्फ 1 ही लिया था, मतलब मैंने 0.2 भी नहीं लिया था, तो सर उससे तो फिर इंटू 1 ही हो जाता ना, तो फिर 1.2 से आंसर आ जाता है सर। अच्छा, राउंड कर लिया आपने इस वाली। हाँ, इधर मैंने अप्रोक्स वैल्यू मतलब 1.2 की जगह पे मैंने सिर्फ 1 ही लिया, तो सर उससे आंसर नहीं आया, 1.2 लेके देखा तो आंसर आया। अच्छा, चलो ठीक है। एक मिनट, अभी एक कोई तो क्वेश्चन अच्छे से ढूंढता हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया रिस्पेक्टिव। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 3 moles of P and 2 moles of Q would be। अब पूरा सॉल्व आपको करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगा हुआ पहले, क्या दिया है, कौन कौन सी वैल्यूज है। गिवन वैल्यूज में गलती मत करना, नहीं तो सवाल ही नहीं, फिर तो आंसर नहीं आएगा। और क्या किया है, कैसे करेंगे, और हो सके तो मुझे फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। और धीरे धीरे जाओ, कुछ जल्दबाजी नहीं है। सर पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे पी और क्यू का, फिर टोटल वेपर प्रेशर। करेक्ट है। सर 72 टॉर आ रहा है। ये सिंपली फॉर्मूला होगा ना अपना। ठीक है, पीटी निकालना है, P1 दिया है, P1 जीरो दिया है, x1 कैलकुलेट कर सकते हो, मोल्स दिए है, P2 जीरो दिया है, x2 कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, हाँ, एक बार मैं क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, आंसर क्रॉस चेक करते हैं। 30 का ए आंसर है, हाँ 72। बाकी लोगों को समझा कि नहीं समझा, देखो अभी। अब एमसीक्यूज बहुत हो गए, देखो। Which of the following statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar solution mixture of benzene and toluene is correct? मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखना है। पढ़ो, सोचो और बताओ। पढ़ो, सोचो और बताओ। बताओ, करेक्ट दर्शन। सोचो, क्वेश्चन नंबर 5।
करेक्ट लोकेश। आंसर को देखो, अभी वेपर प्रेशर दिया है बेंजीन का एंड टोल्यूइन का, ज्यादा किसका है? बेंजीन का है। मतलब वेपर्स में ज्यादा कौन होगा? बेंजीन होगा, क्योंकि वोलाटाइल है। ठीक है, ये वैल्यू हमें बता दीजिए। सो आंसर इज सी, द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का परसेंटेज वेपर्स में ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, लेकिन इसका वेपर प्रेशर ज्यादा। लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ आई वेंट ऑफ फैक्टर as that of Al2SO4 thrice। देखो अभी सोचो, करो कैलकुलेट। सर बी आंसर है इसका। हो गया सर, ये आपने मतलब लेक्चर खत्म, चैप्टर खत्म करने के बाद एमसीक्यूज कराए थे। बी आंसर है इसका। अच्छा, रुको फिर अब मुझे नया कौन सा है। थर्टी फोर। बताओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन पूछा है आपको, कुछ भी नहीं पूछा है। सिंपल है, बी है। ओके, बी इक्वेशन। चलो अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन डालता हूँ। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर के मॉलिक्यूलर वेट दिया है इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, मालूम नहीं, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज। सोचो अभी कैसे करोगे, पहले उसको सोचो, इक्वेशन लिखो, क्या लिया है क्या नहीं दिया है, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, कौन सी वैल्यू सेम है, कौन सी वैल्यू इक्वेट करोगे। पहले दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे आपको, शुगर के लिए अलग, एक्स के लिए अलग। उसमें से दोनों में से एक वैल्यू उन्होंने कांस्टेंट दी है, तो दो इक्वेशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा। देन सारी वैल्यूज है क्या अपने पास उस इक्वेशन के लिए, वो देखना पड़ेगा। सोचो। कुछ वैल्यूज कैंसिल भी होंगे एक दूसरे को। सी आंसर है सर। सी, इसमें ना मुझे क्रॉस चेक करने दो। सी नहीं है, सी नहीं।
हाँ दिशा करेक्ट है, लोकेश करेक्ट है। आंसर इसका ए आ रहा है। देखो आइसोटोनिक मतलब पाई की वैल्यू सेम है, ठीक है। एंड एक जगह पे मैं शुगर केन के लिए लिखता हूँ, थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ पे शुगर केन के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्स के लिए लिख रहा हूँ, पाई की वैल्यू पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और यहाँ पे भी पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे CSRT लिखता हूँ, एस फॉर शुगर, और यहाँ पे CXRT। आइसोटोनिक मतलब दोनों की पाई की वैल्यू सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CSRT इज इक्वल टू CXRT। टी टी कैंसल, आर आर कैंसल, तो CS इज इक्वल टू CX। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पे शुगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो एन को और सिंप्लीफाई करेंगे, वेट ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ शुगर इनटू वी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वेट ऑफ ये x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ x इनटू v। ओके, सो अब 5% सॉल्यूशन, अब यहाँ पे परसेंटेज में दिया है 5% एंड 1%, तो कंसीडर करते हैं कि वॉल्यूम भी सेम रहेगा। ओके, वॉल्यूम भी सेम रहेगा क्योंकि परसेंटेज में दिया है ना, तो परसेंटेज तो हर बार हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इसका वेट, इसका मास, इसका वेट एंड इसका मास। तो 5% लिया है, 5% को मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 342, इसका मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, इसका वेट 1 है तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय mx। कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल था, ओके। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, डिवाइडेड बाय 5, हाँ 68। चलो और कुछ क्वेश्चन डालता हूँ। तो देखो मुश्किल ऐसा कुछ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं होते मुश्किल, हाँ एक दो जानबूझ के ऐसे डालते हैं जो बहुत ही फिर ये करते, तकलीफ देती है। Vapor pressure of CCl4 at 25 degree Celsius is 143 mmHg. इसका वेपर प्रेशर दिया है। If 0.5 gram of non-volatile solute, molecular weight 65, is dissolved in 100 ml CCl4, the vapor pressure of solution will be. वेपर प्रेशर पूछा गया, ट्राई करोगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड लग तो रहा है क्वेश्चन। आपको एक हेल्प करता हूँ, मैं सिर्फ गिवन वैल्यूज लिखता हूँ। P10 is equal to 143, P1 निकालना है, W2 दिया है, M2 दिया है। अभी बाकी का आपको सोचना है। अब आप बेसिकली देखा जाए तो आप CCl4 के भी वैल्यूज निकाल सकते हो। CCl4 मतलब M1 निकाल सकते हो, मोलर मास, W1 निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं निकालने के लिए। फिलहाल के लिए कैलकुलेटर सामने रखो, कैलकुलेटर यूज करो एंड कैलकुलेटर के मदद से ही सॉल्व करना क्वेश्चंस को। सो यस दिशा करेक्ट है आंसर। संजना नहीं,
क्रॉस चेक करो एक बार, आपने कुछ तो गलत किया है। कुछ तो गलत किया है आपने। ये जो ml है ना, इसको डायरेक्टली ले लेना ग्राम के तौर पे। डेंसिटी दी नहीं है तो डेंसिटी 1 ले लेंगे, तो इसका जो वेट है वो डायरेक्टली ये ले लेंगे इसको, 100 ग्राम। ml को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। एंड मोलिकुलर मास CCl4 का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5। लोकेश आंसर गलत है, संजना आप करेक्ट आंसर आया। अब करेक्ट आंसर आया, पहले क्या आया था? नजदीक। इक्वेशन शायद आपने ये यूज किया है। देखो बाकी लोगों को जिनको आंसर नहीं आया, P10 अपन P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इज इक्वल टू x2 कहते हैं ना हमें इसको। x2 इज नथिंग बट n2 डिवाइडेड बाय n1, और n2 डिवाइडेड बाय n1 मतलब क्या होता है? W2 डिवाइडेड बाय m2 एंड W1, गलत किया मैंने कुछ, m1 डिवाइडेड बाय W। ये वैल्यूज होते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, P1 का वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो बाकी तो वैल्यू आपके पास सारे हैं, सिंपली सिंपल इक्वेशन में डालो और आंसर निकालो। तो फाइनल आंसर क्या आता है? सी आता है। ठीक है, वैल्यूज को डाल के आप देख सकते हो। बाकी लोगों को आ गया है, कितने लोगों को? 2 लोगों को आ गया आंसर। आई होप टू सॉल्व करने की वैसी जरूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं समझता है तो बता दो। A relationship between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 gram glucose, 10 gram urea and 10 gram sucrose are dissolved in 250 ml of water. ग्लूकोज, यूरिया एंड सुक्रोज ऐड किया, ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा और क्या होगा? तो यहाँ पे बाकी कुछ भी वैल्यू दी नहीं है उन्होंने, और जानबूझ के नहीं दी है। बहुत क्लेवर तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आप बायो के हो तो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं बायो के हो तो ऑब्वियसली आपको ये भी मालूम है, केमिस्ट्री भी है आपका, बायो भी है, तो आपको दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, यूरिया का मालूम है, सुक्रोज का मालूम है। एग्जैक्ट नहीं तो कम से कम नियर अबाउट फिगर तो आपको मालूम होगी, ऐसे उन्होंने सोचा। ओके, तो थोड़ा सा अब सोचो अभी क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। ओके, एग्जैक्ट नहीं तो नियर अबाउट तो वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक का अगर मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली कुछ है, 340 है, 342 है, 345 है, तो आपको कम से कम इतना तो मालूम होगा ना कि 340 के आसपास है। एक एग्जांपल दिया मैंने, तो अभी ये एक्सपेक्टेड है उनसे। और आपको क्या करना है? आपको यहाँ से कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन व्हाट, यू हैव टू फाइंड दिस थिंग फर्स्ट। कौशल आंसर गलत है और दिशा का आंसर सही है। क्या बात है, दिशा के आंसर ज्यादा सही आ रहे हैं, इसका मतलब वो डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रही होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ 50 नहीं होते, कभी कभी 30-32 होते हैं। नहीं संजना, नहीं नहीं, वेट वेट वेट, संजना सही आंसर, सही है।
हाँ कौशल, अब लाइन पे आ गए तुम। ए आंसर है। और कैसे निकालोगे? पाई की वैल्यू चलता है। पाई की वैल्यू इज इक्वल टू सी आर टी, एंड सी आर टी मतलब ये तो छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेशन एन अपॉन वी। वी मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी सेम रखा गया है ना, तो सिर्फ मोल्स पे डिपेंड है। ओके, एंड मोल किस पे डिपेंड है? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे वेट भी सबका सेम है, 10 10 10, तो मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई। यस, हायर मॉलिक्यूलर वेट लोअर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही को उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के डाल दिया। और एक बहुत अच्छे से किया उन्होंने कि ग्लूकोज, यूरिया एंड सुक्रोज को डाल दिया, ताकि मतलब नीट के बच्चों को तो ये मॉलिक्यूलर मास होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत याद होना ही चाहिए उन्होंने। ओके, और एक क्वेश्चन देते हैं अभी। आई थिंक आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सफिशिएंट हो जाए, ज़्यादा नहीं तो सफिशिएंट तो हो ही जाए। ऑल फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, सोचो। बहुत सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन, बहुत मतलब क्या कहेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं कौशल, इतनी जल्दबाजी मत करो, अच्छे से सोचो उसको। ढूंढो प्रॉपर्टीज, मैंने दो ही प्रॉपर्टी तो बताई थी देखने के लिए। एक तो पोलैरिटी एंड सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बाकी तो लोगों को आ गया आंसर। करेक्ट है, लोकेश करेक्ट है, दिशा करेक्ट है, संजना करेक्ट है। दो ही तो, कितना सिंपल सा पॉइंट है, दो ही तो प्रॉपर्टी है। ये नॉन पोलर सिमिलर है, आइडियल। नॉन पोलर, हाँ, C2H6 एंड C2H5I, यहाँ पे आयोडीन है, तो यहाँ पे एक गड़बड़ है, ठीक है, इसको भी देखेंगे हम। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लोरीन पोलर है, तो ये भी आइडियल है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देन ये नॉन पोलर है, सॉरी पोलर है, दिस वन, ये पोलर है, एंड ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो ये प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, देखो यहाँ पे आयोडीन कनेक्टेड है, तो पोलैरिटी डिफरेंस, यहाँ पे तो पोलर कंपाउंड बनेगा C2H5 एंड आयोडीन, ठीक है, लेकिन आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। ओके, तो ये चार सेपरेशन बहुत कम है। और अब हमें बी एंड डी में कंपेयर करना पड़ेगा, याद रखना इस चीज। ए एंड सी का तो सवाल ही नहीं, ठीक है, एटलीस्ट बी एंड डी में कंफ्यूजन होना चाहिए। और बी में पोलैरिटी डिफरेंस जो है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, लेकिन बहुत कम पोलर है, क्योंकि आयोडीन लेस पोलर, पोलैरिटी कम रहती है ना, ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहती है, नीचे कम रहती है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कम होते होते जाते हैं, आयोडीन सबसे कम होता है। तो बी में जो प्रॉपर्टी का डिफरेंस है वो थोड़ा सा है, और डी में प्रॉपर्टी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ पे पोलर, थोड़ा बहुत पोलर है, तो प्रॉपर्टी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये डी जो होगा वो आइडियल बिहेवियर नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर थ्योरेटिकली अगर हम गेस करें तो। ओके, तो अच्छा, और एक क्वेश्चन लेता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने जानबूझ के जो लास्ट में रखे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब ये क्या उसमें कैलकुलेशंस नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। Which of the following aqueous solution has minimum freezing point? सोचो।
सोचो सोचो। करेक्ट है दिशा? नहीं कौशल? संजना करेक्ट है? तुमने तो क्लियरली, मैं अगर सीक्वेंस डालो ना तो सबसे मतलब रॉन्ग आंसर होगा वो क्वेश्चन ने दिया। सीक्वेंस के हिसाब से बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्या करना है, सीक्वेंस इन द सेंस NaCl C2H5 Mgr2 MgSO4 मिनिमम से मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे मिनिमम वाला, देन उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला, ऐसे बात करूँ तो सबसे टॉप पे रहेगा वो रहेगा अल्कोहल। वो आंसर नहीं। चलो सॉल्यूशन देखो। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट बोला है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड रहता है? डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू M। KF को मारो गोली, कांस्टेंट है। मोलरिटी एंड I पे डिपेंड रहता है, ठीक है? मोलरिटी एंड I पे, यहाँ पे I की वैल्यू है 2, मोलरिटी की वैल्यू 0.01, वैल्यू कितनी आ गई? 0.02। कोई शक किसी को? कोई डाउट? नहीं। यहाँ पे देखो I की वैल्यू 1, 0.05 005, ठीक है, तो 0.005। यहाँ पे I की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.005, इट्स इक्वल टू 0.00, कितना आएगा ये? 2 बार 0 नहीं आएगा, 015 आएगा, ठीक है? यहाँ पे I की वैल्यू 2 इंटू 0.005 इज इक्वल टू 0.010। सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है, और हाईएस्ट वैल्यू मतलब डेल्टा TF, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा NaCl। सबको समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन स्पेसिफिकली थोड़ा आराम से सॉल्व किया करो क्वेश्चन। क्वेश्चन आप पास कर सर दो। मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोचा, मैंने मतलब फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, मैंने कंपाउंड देख के बताया सर। ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। हाँ सर, बट मैंने ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं किया था। चलो ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए रुकते हैं, 1 मिनट बाकी है। अच्छा एक काम करता हूँ, न्यू नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना, एक 2 मिनट के लिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो देखेंगे, अदरवाइज ये समर अप कर देंगे इसको, ठीक है? मैं जल्दी से सेकंड सेशन स्टार्ट करता हूँ, किसी को डाउट है तो ज्वाइन करना।